हेलो। सॉरी बच्चों, आज स्ट्रीम की का थोड़ा लोचा हो गया था, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा था, कर नहीं पा रहा था। अब वो ख़त्म हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं लाइव होऊंगा। शायद आपको आवाज़ क्लियर आ रही है बच्चों? एक मैसेज से ज़रा मुझे बता दीजिए बस। ठीक है, तो बच्चों ये है असाइनमेंट के क्वेश्चन। क्या आपको असाइनमेंट टाइम पर मिल गया था बच्चों? अगर असाइनमेंट टाइम पर मिल गया था तो मैं शुरू करूँ आगे। देखो, ये रोडो के क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है ना बच्चों। ये इरोडो के क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को कैसे खटाखट कर सकते हैं मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये क्वार्टर पार्ट, ये एक और क्वार्टर पार्ट, ठीक। ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये उसका क्वार्टर पार्ट, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये उसका क्वार्टर पार्ट, ठीक। इसको हटा दीजिए आप। अब याद है आपको, मैंने बताया था आप रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर। तो मैंने यहाँ पर फील्ड निकालनी है, तो एक एंड लाइन यहाँ पर, एक एंड लाइन यहाँ पर इनफाइनाइट पर, इस आर रेडियस की सर्कुलर आर्क, तो ये कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाना है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्वार्टर पार्ट आ जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब ये दोनों क्वार्टर पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ बचा ये वाला क्वार्टर पार्ट। और इस क्वार्टर पार्ट की फील्ड आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने, याद करो, बता रखा है। क्या बता रखा है मैं याद दिलाता हूँ आपको, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 मतलब ये 90 है, तो साइन 45 कितना आ जाएगा बच्चों? 1/√2, तो यह आ जाएगा √2 k लैम्डा बाई आर, √2 k लैम्डा बाई आर। ठीक। अब अमित ने पूछा है, सर आपके सेंटर ऑफ मास के लेक्चर के लिए क्या प्री रिक्विजिट है? उसके पहले के सारे चैप्टर्स। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये सेमी इनफाइनाइट वायर को आप क्वार्टर पार्ट से रिप्लेस करो, इसको क्वार्टर पार्ट से रिप्लेस करो, ठीक। सर्कल कंप्लीट हो गया, फील्ड अंदर पुरो कितनी? 0, खत्म हो गया काम। ये भी गया, ये भी गया, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 3 इनफाइनाइट चार्ज शीट of uniform surface charge density sigma, 2 sigma and -4 sigma are placed as shown in figure, then find out electric field intensities at point A, B, C and D। ये कह रहे हैं कि A, B, C, D पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करिए, ठीक है। इस डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं कैसे ये लिख रहा हूं बताता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर एक फील्ड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है बच्चों, ठीक, एक बार बच्चे रुकिएगा ना, ठीक है, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है ना, तो उसके कारण फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती और उसकी वैल्यू आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर आप मेरे कमेंट इग्नोर कर रहे हो हमेशा। नहीं बेटा, नहीं करता हूँ इग्नोर, लेकिन अभी मैं आपके पर्सनल डाउट्स के बारे में इस चैनल पर नहीं डिस्कस कर सकता ना बेटा। यहाँ सबको देख रहा हूँ, सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना बेटा। वो वीडियो नहीं मिल रही, सत्यम कुमार सिंह कह रहे हैं। ये वो वीडियो है, पड़ी है यार, वो तो इसी में है, कोटा पल्स में ही है। सत्यम पढ़ा दूंगा, लेकिन बेटा मेरे टाइम का कोई भरोसा नहीं। जैसे मुझे ना अभी रिसेंटली बेंगलोर जाना पड़ा था,
मतलब उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मुझे जाना ही जाना था, तो उसमें क्या है मैं क्लासेस नहीं ले पाया, तो ऐसे थोड़ा सा टाइम का फैक्टर आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखना जरा ध्यान से, सिग्मा के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा के कारण 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, -4 सिग्मा का -4 सिग्मा बाई, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ध्यान से सुनना। तो अगर दो शीट हैं, मान लीजिए सिग्मा 1 की और ये सिग्मा 2 की है, दोनों शीट की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो मैं इसको आगे ला सकता हूँ, तो आगे लाके इसी के ऊपर ले आऊँ ना यार। तो क्या कह सकता हूँ कि सिग्मा 1 की एक शीट, सिग्मा 2 की एक शीट इनफाइनाइट लार्ज है और यहाँ फील्ड निकालनी है। तो देखना बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना, अपने कॉपी में नोट्स में जरूर से मेंशन कर लेना। आप सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के कारण डायरेक्ट फील्ड निकालो ना यार, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो दोनों को एक ही जगह ले आओ। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो इसको यूं भी तो सोच सकता हूँ कि सिग्मा 2 सिग्मा 4 सिग्मा -4 सिग्मा, कितना बचा माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा की शीट ले आई है और फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक, चलिए। A hollow sphere of radius a carries a total charge q distributed uniformly over its surface. ठीक है? A small area dA of sphere is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining sphere. है ना? अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक स्फेयर है और टोटल चार्ज कितना है इस पर, q। अब ये कह रहे हैं कि एक स्मॉल dA निकाला गया, ये निकाल दिया गया। अब ये कह रहे हैं यहां पर फील्ड क्या होगी। तो मेरा एक सिंपल सा कहना है बच्चों कि डीए को वापस ले आऊं तो यहां फील्ड 0 आ जानी चाहिए। ठीक, इसका मतलब जो डीए के कारण फील्ड होगी वही रिमेनिंग के कारण फील्ड होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर? यदि ये क्लियर है तो फिर कहानी खत्म। क्या जी, ये डिस्टेंस r, ठीक, सेंटर पर फील्ड बोलिए, सेंटर पर फील्ड होगी डी ई बराबर, ध्यान से सुनना, इस पर चार्ज डी क्यू ले लेता हूं, तो मैं बोलूंगा के दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, डी क्यू की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया के, डी क्यू हो गया सिग्मा, सिग्मा भाई सिग्मा की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखिएगा, सिग्मा हमें दिया नहीं गया है, तो हमें सिग्मा को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू होगी q अपॉन, इसको k ही रखते हैं ना यार, कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, k अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन बताता हूं। कल को आपसे कोई पूछे कि इसकी फील्ड इज वेदर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर और फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर की पावर 4 अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, तो आप बोलोगे इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4। ठीक है ना बढ़िया चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है बच्चों, ध्यान रखिएगा भाई, हाँ हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज ईच ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर प्लेस्ड एट एन एंगल, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है भाई क्वेश्चंस की ना, एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन चार्ज। ठीक, तो यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ये डाल दिया। ठीक, विच इज एट अ डिस्टेंस x, ये हो गया x, ये एंगल हो गया थीटा बाई 2, ये एंगल हो गया थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x साइन थीटा बाई 2, और ये कितनी होगी, x साइन थीटा बाई 2। ठीक, सही है। अब खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म। इनफाइनाइट के कारण होती है 2k। अब इसके कारण फील्ड देखना जरा ध्यान से, फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन देखना, वो भी जरूरी है। इसके कारण इस साइड, इसके कारण इस साइड। ठीक, अब इसके कारण जो इस साइड है और इसके कारण जो इस साइड है फील्ड, अगर इनके बीच का एंगल बच्चों थीटा है तो इनकी फील्ड के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। क्या कहते हो? तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये फील्ड है E
और ये फील्ड है ई, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। और ई की वैल्यू है एक इनफाइनाइट वायर के कारण 2k लैम्डा बाई आर, आर बोले तो एक्स साइन थीटा बाई 2। ठीक, ये ई है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैं कहा ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, तो 2e cos थीटा बाई 2, तो ई रिजल्टेंट इज 2e cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड। ठीक है, जरा वैल्यू डाल दीजिए ई की, ये वैल्यू जो आपने लिखी है 2 इंटू 2k लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो कितना हो गया बोलो, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कितना हो गया, कॉट थीटा बाई 2। तो ई आर इक्वस टू 4k लैम्डा अपॉन एक्स कॉट थीटा बाई 2, ये आ गया। ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। और हमने जो आपको लास्ट क्लास में बताया था वो लास्ट चीज़ ये थी, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या बताएं, सॉलिड एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल समझने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप एंगल को बेहतर तरीके से समझें। व्हाट इज एंगल, तो एंगल को समझते हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है एंगल, एंगल की डेफिनेशन बताता हूँ। एंगल, सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये बताता हूँ। तो दो लाइन और इनके बीच का एंगल, तो क्या किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करी। डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना, यही डेफिनेशन है, द ओनली डेफिनेशन ऑफ एंगल विच एग्जिस्ट इन द फिजिक्स। तो एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करी, इसको रेडियस मानते हुए, और वो रेडियस कोई भी हो सकती है। ठीक है, से लेंथ ऑफ द आर्क इज एस, देन एंगल बिटवीन टू लाइन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि एंगल दो लेंथ का रेशियो है। एंगल को ये कोई चीज़ नहीं होती है, हम शो करने का स्टाइल था बचपन में, दिस इज 30 डिग्री, डिग्री में जब शो करते थे। लेकिन आज फिजिक्स की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, तो एंगल दो लेंथ का रेशियो है। दो लेंथ कौन सी, एक आर्क लेंथ ट्रैप्ड बिटवीन द लाइंस और दूसरी रेडियस, इनका रेशियो। क्लियर है जी, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगली कहानी कि आखिरकार सॉलिड एंगल क्या चीज होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बताता हूं, कई बार लोग कहते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपने समझा दिया। ये बताइए, हमसे तो ये भी पूछा जाता है कि एंगल बिटवीन एंगल मेड बाय लाइन ए बी एट सी, एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी ऑन सी। ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, अगर मैं सी पर बी को मिलाऊं, सी को ए पर मिलाऊं, जब भी दो पॉइंट के बीच कोई लाइन है, मान लीजिए ए बी लाइन है, तो दोनों के एंड पॉइंट को एक लाइन से मिला दीजिए, सी बी एंड सी ए। ठीक है, नाउ द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज द एंगल मेड बाय ए बी ऑन सी। So this is equal to angle between lines CB and CA। और वो बता चुका हूं क्या, अगेन ड्रॉ अ सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करिए, ठीक, बिटवीन दिस सेगमेंट, टू सेगमेंट। ये है थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
एस अपॉन आर, और ये आर से इंडिपेंडेंट आएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये डिफाइंड ऐसे, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ये इस पे बात की जा सकी। अब इससे एक बढ़िया बात सामने आती है, पता है क्या? दैट मीन्स, ध्यान से सुनना, ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कर्व बिटवीन दीज टू लाइन्स। ये कोई भी कर्व आप ड्रॉ कर दीजिए, सारे कर्व सी पर सेम एंगल बनाएंगे। तो उसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि अगर ये दो लाइन है तो ऑल द कर्व्स, कोई भी कर्व इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइन्स विल मेक सेम एंगल एट पॉइंट सी। कौन सा कर्व का कौन सा सेक्शन? द सेक्शन ऑफ द कर्व बिटवीन द लाइन विल मेक सेम एंगल एट पॉइंट सी। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको कर्व देखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करिए, कर्व के बीच में जो आर्क लेंथ आई है और जो रेडियस आई है उसका रेशियो निकाल लीजिए, ये है एंगल। एंगल को जब आप ढंग से समझेंगे ना, बढ़िया से समझेंगे, आपको सॉलिड एंगल खड़ाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड एंगल मेड बाय अ सरफेस। एक सरफेस किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल कितना बनाती है ये समझते हैं। ठीक है, ये समझेंगे तो आगे की बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बच्चों ये कोई सरफेस है, ठीक, और ये कोई पॉइंट है सी, ऐसी कोई सरफेस है, मतलब इसको आप इस तरीके के प्लेन में इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे प्लेन में इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके के प्लेन में इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, अब किसी ने कहा ये जो गंदा वाला जो वो है ना पार्ट, जो अजीब सा प्लेन दिया है आपने, ये सी पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है। नाउ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नाउ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनना, ज्वाइन circumference of the given surface to the point C by infinite lines segments or a surface। मतलब ध्यान से सुनना, मैं सी को इसकी सरकमफेरेंस से इनफाइनाइट पॉइंट से जोड़ना है, इनफाइनाइट लाइन से जोड़ना है। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आने वाली है। आपने अगर आज के पहले कभी नहीं पढ़ा है ना सॉलिड एंगल, या पढ़ा भी है तो आज मैं समझा के मानूंगा, ध्यान रखना। आपने इनफाइनाइट ड्रॉ कर ली, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, इनफाइनाइट लाइन, तो मैं कह रहा हूं इस इन इनफाइनाइट लाइन को मिला करके एक सरफेस बन गई होगी, सरफेस और एनवलप, इसको एनवलप भी बोलते हैं बच्चों, सरफेस और एनवलप। एनवलप मतलब एक इनफाइनाइट लाइन से पूरी जो सरफेस बनी है उसकी बात कर रहे हैं, क्लोज्ड एनवलप बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है? नाउ ड्रॉ अ स्फीयर centered at C of any radius, तो हमने यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। ठीक, नाउ द एरिया ऑफ द स्फीयर ट्रैप इनसाइड द एनवलप इज A एंड द रेडियस इज R। ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ trapped area of sphere, trapped area of sphere trapped inside the envelope
is A and radius of sphere is R, then solid angle will be given by ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर A/r स्क्वायर, A/r स्क्वायर। श्रेयांश पाठक, is it late? Hello sir, my coaching has said that they will complete 11th syllabus in late January. स्टार्ट कब हुई है श्रेयांश, इस बात पर डिपेंड करता है पाठक, है ना। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आ गया। ठीक, which is also called angle made by envelope at C, angle made by, which is also called solid angle, obviously angle नहीं, solid angle made by envelope at C। थोड़ा सा रिलेशनशिप समझिएगा। एंगल में क्या था, एंगल बिटवीन टू लाइन एंड एंगल मेड बाय सेगमेंट ए बी ऑन सी। ठीक, ये दोनों सेम चीजें थी। हाँ, तो वैसे ही एंगल मेड बाय दिस surface on C is same as angle made by this envelope joining circumference of the given surface to the C। इससे पता है क्या पता चला, इससे ये पता चला, कंक्लूजन निकल के आता है। क्या कंक्लूजन आता है, इससे कंक्लूजन आता है बच्चा, solid angle made by a given surface at a given point only depends on circumference of given surface। केवल सर्कमफेरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए सर्कमफेरेंस के बाद ये एनवेलप आया, ठीक है, तो इसके बीच में कैसी भी सरफेस हो, ऐसी सरफेस हो, ऐसी एक इस तरीके की सरफेस हो, इस एक सर्कल हो, या ऐसे एक ऐसे हो, कैसा भी हो, एक ऐसा एक हाफ सर्कल हो, ये सब सी पर सेम सॉलिड एंगल बनाएंगे। और वो कैसे निकाला जाएगा, assume a sphere centered at C, this is R, this is A, solid angle made by all the surfaces trapped between this what envelope, this is envelope जो conical shape का दिख रहा है ना, this is envelope made by surface, ये surface है, ये envelope, ये surface ऐसी भी हो सकती है, ऊबड़ खाबड़ भी, गट, लेकिन closed surface है, closed surface है। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी ले लो, कैसा भी ले लो, सिर्फ सर्कमफेरेंस पर डिपेंड करता है, ध्यान रख लेना। ठीक, तो सारे सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी, A/r स्क्वायर। जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लीजिए कि ये सरफेस S1 यहां पर पॉइंट O पर ओमेगा सॉलिड एंगल बना रही है। ठीक है, अच्छा, नाउ कंसीडर अनदर सरफेस विच इज लाइक कैप, ये कैप है जिसकी सर्कमफेरेंस फिर से यही है। ठीक है, फिर किसी ने कहा नहीं मेरी कैप दूसरे तरीके की, मैं कैसे कि कुक वाली कैप है, ऐसी कैप है, लेकिन उसका भी सर्कमफेरेंस सर्कल है। मैंने कहा चाहे S1 सरफेस लो, चाहे S2 सरफेस लो, सबके कारण से सॉलिड एंगल ओमेगा बाई S1 बराबर ओमेगा बाई S2 बराबर ओमेगा बाई S3
बराबर ओमेगा एट सी। सी पर जो ये कोन सॉलिड एंगल बना रहा है उसके बराबर, और वो वैल्यू कैसे निकालनी है, अगेन ओ को सेंटर मानते हुए जो स्फेयर का पार्ट एरिया ए अंदर घुस गया, ये आर, ए अपॉन आर स्क्वायर। बताइए ये दो क्वांटिटी का रेशियो है, तो ठीक है, रेशियो एंगल स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर बच्चों, तो मैं बोलूंगा स्मॉलर एंगल्स आर वेक्टर्स, लार्ज एंगल्स आर नॉट वेक्टर। ठीक है, यहां पर सॉलिड एंगल स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। ठीक है सर, कौन से क्वेश्चन में सॉलिड एंगल यूज नहीं कर सकते, बताऊंगा बेटा, वो थोड़ा एप्लीकेशन पे थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है डी वाई, ठीक, यहाँ से वाई हाइट पर ये एंगल है थीटा, ठीक, और ये एंगल है डी थीटा, और ये डिस्टेंस आर ले लो, सी से इस वॉल की डिस्टेंस आर ले लो। ठीक, इतना क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि सी पर डी वाई कितना एंगल बना रहा है, एंगल मेड बाई डी वाई ऑन सी, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लेंथ निकालो। अब ये लेंथ कितनी होगी जरा समझते हैं भाई लोग। हाँ, ये है डी वाई, ये है थीटा, ठीक, तो ये भी है थीटा, इतना क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये आर्क लेंथ का काम करेगी कि नहीं करेगी, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूं सेंटर सी को मानता हुआ, ठीक, ध्यान देना, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, तो ये वाली लेंथ लगभग स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर ये डी वाई है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, इसी को तो बोला जा रहा है, तो ये लगभग परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि डी वाई बहुत छोटा एंगल है, तो ये मैं नहीं कह सकता ये डी वाई कॉस थीटा होगा, सही है। तो एंगल डी थीटा इज डी वाई कॉस थीटा अपॉन, अगर ये डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू डाल दो, डी वाई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कह रहा हूँ, सॉरी आर की वैल्यू बोलो, ये है कैपिटल आर, तो बताओ स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर होगा आर अपॉन कॉस थीटा, तो ये आता है डी वाई अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा की वैल्यू आती है। चेक कर लीजिए भाई, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए, देख लीजिए भाई, कोई डाउट आ रहा है तो कहीं भी कोई भी पूछ सकता है, टेक योर टाइम समझने के लिए। क्या इतना समझ में आ गया, चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पर एक डीए एरिया है, ये एक डीए एरिया है, यहाँ पर इस ये डीए एरिया पॉइंट सी पर कितना एंगल बना रहा है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो जरा ये देख लेते हैं भाई कि मान लेते हैं ये कोण उसकी सरकमफेरेंस को मिलाया पॉइंट सी पर, ये एनवलप बन गया,
चलिए ये एंगल थीटा ले लेते हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, मतलब ये जो कोन बनेगा ना, एक छोटा सा पैच है, इस पैच की इनफाइनाइट लाइंस है, इन सारी इनफाइनाइट लाइन को पॉइंट सी से कनेक्ट किया और हमसे बोला जा रहा है ये कोनिकल शेप का, लगभग कोनिकल शेप का जो बनेगा, ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। तो मैंने कहा कि अगर ये डिस्टेंस r है बच्चों, ठीक है, तो इस डिस्टेंस स्मॉल r को क्या बोलोगे, बोलो, इस स्मॉल r को बोलोगे r अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। मैं कहा अच्छा चलो ये बताओ, इस स्मॉल r का अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूं तो ये वाला डी आएगा क्या, थोड़ा सोच के देखना जरा। देखो मैं बताता हूँ, ये डी ए, ये वाला डी ए है, थोड़ा बड़ा करके रहता हूँ, ठीक, और हम बना रहे हैं ये, ठीक, हम बना रहे हैं ये। तो बताओ हमें ये वाला सरफेस एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला सरफेस एरिया चाहिए। डी ए तो भाई ये है ना, डी ए तो ये है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। ये है सी, ये है डी ए। अच्छा अगर मैं बोलूँ ये एंगल थीटा है तो क्या मैं कह सकता हूँ डी ए का ये प्रोजेक्शन डी ए कॉस थीटा होगा। अच्छा वेक्टर से भी समझ सकते हो, ये है डी ए वेक्टर, ठीक, तो इसका प्रोजेक्शन मतलब ये वाला जो एरिया है ना बच्चों, इसके परपेंडिकुलर ये वाला होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, प्लेन जो गिवन एरिया है ना उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया ऐसा, इसका प्रोजेक्शन लिया तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया डी ए, ठीक। तो ये एंगल कितना हुआ, डी ए, ये हुआ थीटा, तो डी ए कॉस थीटा इज दिस एरिया। चाहे आप प्रोजेक्शन से समझिए चाहे एरिया वेक्टर के कंपोनेंट से समझिए, दोनों बातें बराबर है। अगर ये डी ए एरिया है तो इसका प्रोजेक्शन डी ए कॉस थीटा, ठीक, समझ में आया। तो हम सॉलिड एंगल कितना बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, क्या लिखेंगे, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये है वैल्यू, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। समझ में आया। चलिए अब मैं आपसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्शन ले प्रोजेक्शन लेकर के, हाँ बेटा प्रोजेक्शन लेकर के, हाय, ये एक डिस्क है, सेंटर इसका ये है और ये है रेडियस आर, ठीक है। ये डिस्क से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी बच्चों, ठीक, ये लाइन किसी पॉइंट ए पर, इस लाइन के, इसको एक्सेस बोल सकते हैं डिस्क की, ये डिस्क थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। फाइंड फाइंड सॉलिड एंगल मेड बाय डिस्क ऑन पॉइंट ए। बच्चों 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट का समय दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 मिनट रुकिए। चलिए आप लोग कैलकुलेट करिए। देखते हैं कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं।
थोड़ा जोर लगाइए, फिर मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। हम्म, आशुतोष, मैं एसआरजी बैच में पढ़ाता हूँ बेटा। चलिए ए पर निकालें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसके सर्कमफेरेंस के पॉइंट को अगर मैं इससे मिलाऊं तो एक कोन बनेगा। फिर मैं स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। इस स्फीयर का जितना एरिया ट्रैप हो जाएगा इस सर्कल में, वो एरिया, ये वाला एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए देखता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। पाई कॉस 2 थीटा कुछ बताया बच्चों ने, तो मैं क्या करता हूँ, वाला स्फीयर वापस से ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। और क्या किया था मैंने यहाँ पर, मैं याद दिलाता हूँ, एक सर्कल था रेडियस आर का, एक सर्कल था रेडियस आर का जिसकी सरकमफेरेंस इस स्फीयर पर लाई कर रही थी, यही था। ये स्मॉल आर ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, ठीक है। मुझे अब इस स्फीयर का जो पोर्शन ट्रैप हो गया है ना, वो निकालना है। इस स्फीयर का कितना पोर्शन ट्रैप हो गया है वो निकालना है। अब वो कैसे निकाला जाए, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि यहां से अल्फा एंगल पर मैंने एक रिंग ली बच्चों, एक रिंग ली, डी अल्फा जो एंगल बना रही है, ये एक रिंग ली, ये एक रिंग ले ली, ऐसी एक रिंग ले ली, ये ऐसी एक रिंग ले ली। आया समझ में, ये एक रिंग ली। इस रिंग का एरिया पहले निकालता हूं और फिर इंटीग्रेट कर दूंगा एक के ऊपर एक रिंग, ऐसे मतलब ऐसा स्फीयर है और ये रिंग ली, इस रिंग का छोटा सा एरिया, और इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रिंग रखते चले गए, तो स्फीयर बनता चला गया, ठीक, विद द सेम कंस्टेंट जो स्फीयर के लिए होने चाहिए, ठीक। ध्यान दीजिएगा जरा कैसे करने वाला हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपन। इस रिंग मान लेते हैं यहां पर, ये डीएल विड्थ की रिंग है, जो ये स्फीयर पर जो ऐसे स्ट्रिप आ रही है ना, ये डीएल विड्थ की स्ट्रिप आ रही है, ठीक। और ये डी अल्फा सेगमेंट यहाँ एंगल बना रही है। इस रिंग का एरिया बच्चों क्या होगा ये सोचते हैं, तो रिंग का एरिया बताता हूँ, रिंग को काटो, खोल दो भाई, ये आर है, रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, रिंग की रेडियस हो जाएगी आर साइन अल्फा, ये रिंग की रेडियस हो जाएगी। चलो काट दो और खोलो, तो 2 पाई आर, 2 पाई रिंग की रेडियस, तो 2 पाई रिंग की रेडियस, 2 पाई स्मॉल आर साइन अल्फा, ये हो जाएगी लेंथ, और ये बीच का डीएल, ठीक, डीएल, 2 पाई आर साइन अल्फा डीएल, ये क्या है, ये एरिया है, ठीक है। ये एरिया इस रिंग का है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल एरिया इस वाले पार्ट का आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन तो आसान है नहीं, क्योंकि स्मॉल अल्फा अलग वेरिएबल है, डीएल अलग वेरिएबल है, लेकिन मैं कहा आसान है, पता है कैसे, बताता हूँ कैसे। 2 पाई स्मॉल आर, अब साइन अल्फा को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला, ये आर साइन अल्फा है, ये बात सही है, और डीएल को मैं लिख सकता हूं आर डी अल्फा, तो बस सिंपल सा क्या बचा, साइन अल्फा
आर स्क्वायर डी अल्फा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से थीटा, तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई, बहुत सिंपल हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, देख लेना निकाल के 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, ये एरिया आ गया। ठीक, तो इस स्फेयर का पूरा एरिया आ गया, स्फेयर के इस पार्ट का, ये एरिया ये है। सॉलिड एंगल बोलिए a अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का रट्टा मारना पड़ेगा, आप ये जान लीजिए, मैं भी रट्टा मारूंगा और आप भी रट्टा मार लीजिए। सर अल्फा ऐसे लिया एक अननोन के टर्म्स में, बेटा अल्फा अननोन के टर्म्स में ले लिया, कोई वेरिएबल ले लिया अल्फा ऐसे, जो बाद में नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट डालने में आएगा ये सॉलिड एंगल मैंने आपको बता दिया है। मतलब एक सर्कल की सर्कमफेरेंस उसकी एक्सिस पर जहां सर्कल थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल बनाता है। अब इस सर्कल को ट्रैप करती हुई कितनी भी सरफेस हो, ऐसी सरफेस हो, गुड 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 ऐसी सरफेस हो, गुड 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 ऐसी सरफेस हो, ऐसी सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, किसी भी तरीके की सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, सारी सरफेस पॉइंट ए पर 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा एंगल बनाएंगी, जहां पर थीटा क्या, ध्यान रखो, सर्कल जो अपनी एक्सिस पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो है थीटा। ठीक, तो बच्चों ये चीज बता करके मैं अभी तो फिलहाल खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में सॉलिड एंगल से रिलेटेड मैं, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं खासकर उन लोगों के लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है, तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, मतलब आप इसको देखें अच्छे से और फिर हम लोग दोबारा से इसको वापस से एक बार और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर, चलिए टाटा बाय बाय। 3 तारीख को आईओक्यूएम का एग्जाम है, जीते रहो बच्चा, विजयी भव।